हाय यहाँ मानव मानव में, हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, हाहाकारों की दुनिया में सपनों का संसार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कड़ी के साथ, एक नई शुरुआत के साथ और नई शुभकामनाओं के साथ। तो जैसा हम चल रहे थे लगातार, तो उसी के अंतर्गत आज हम टेस्ट लेने जा रहे हैं प्रगतिवाद का। क्योंकि प्रगतिवाद का आज पहला टेस्ट है, तो हम पहले प्रगतिवाद के बारे में संक्षिप्त बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि प्रगतिवाद को एक बार पहले करवाया जा चुका है। तो थोड़ा सा प्रगतिवाद के बारे में मैं बताऊंगा। तो जब प्रगतिवाद की हम बात करते हैं, प्रगतिवाद की जब हम बात करते हैं, तो हम दो शब्दों में कह सकते हैं कि साहित्य का वह रूप, साहित्य का वह रूप जो जीवन को उसके यथार्थ से परिचित कराए, वही प्रगतिवाद है। समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि साहित्य का वह रूप, साहित्य का वह रूप जो जीवन को उसके यथार्थ से परिचित करवा दे, वही प्रगतिवाद है। अब कैसे प्रगतिवाद है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताना चाहूंगा। यथार्थ से तात्पर्य, क्योंकि जब इससे पहले कौन सा काल था, प्रगतिवाद से पहले जो काल चल रहा था वो छायावाद काल था। छायावाद काल में क्या था कि व्यक्ति जो है अपने सपनों में खो रहा था, लेखक जो है वो सपनों में खो रहा था, और जो पाठक वर्ग था उसको भी सपनों में घुमा रहा था। वो भी सपनों में सब स्वप्न लोक में घूम रहे थे, इस लोक में भी घूम रहे थे, उस लोक में भी घूम रहे थे। लेकिन जो प्रगतिवाद आया उसने उसको, व्यक्ति को, पाठक को, लेखक को, सबको यथार्थ से परिचित करवाया। अब ये प्रगतिवाद कहाँ से उठ कर आया, या ऐसा भी कह सकते हैं कि यह मार्क्सवाद के भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित था, या मार्क्सवादी विचारधारा को ही, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो मार्क्सवादी विचारधारा थी वो हिंदी साहित्य के अंदर प्रगतिवादी काव्यधारा थी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो काल था प्रगतिवाद, हम अगर विभाजन करें तो प्रगतिवाद जो था, उन्नीस 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक का जो काल था वह प्रगतिवाद के नाम से जाना गया। अब प्रगतिवाद नाम से जाना गया 1936 से लेकर 43 ईस्वी तक का काल। इसके पीछे हम जानते हैं तो दो तरह से देख सकते हैं भी क्यों ये इसका नाम प्रगतिवाद पड़ा, कैसे पड़ा, ये दोनों बातें हम देख सकते हैं। तो क्यों पड़ा या प्रगतिवाद कैसे आया, तो इसको हम देखते हैं। तो क्या था कि 1934 के लगभग कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है। इन्हीं दौरान क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ। क्यों हुआ विभाजन, क्योंकि महात्मा गांधी पूरे देश का नेतृत्व कर रहे थे, पूरे देश के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन समस्या क्या आ रही थी, समस्या ये आ रही थी कि गांधी जी जिस भी आंदोलन का नेतृत्व करते थे उसको अचानक रोक देते थे। वो बार बार जनता को यही कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पर चलना है, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो इस वजह से, और उनकी बात मानना जरूरी था, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि सभी उनकी बात को मानते। और इस अहिंसावादी नीति के कारण हमें भगत सिंह को खोना पड़ा था, जिससे कि जनता काफ़ी आक्रोशित थी, और वो क्या है कि इस ओर चल पड़ी। वो भी मतलब ये देखने लगी कि जो दूसरा रास्ता कौन सा है। तो जैसे उग्रवाद का जो रास्ता, दूसरी जो पार्टी थी उन लोगों ने उग्रवाद का रास्ता अपनाया, या हम कह सकते हैं कि साम्यवाद का रास्ता अपनाया। दूसरी तरफ वो देख रहे थे कि चीन में या रूस में देख रहे थे कि साम्यवाद उभर रहा था, और वो लोग क्या कर रहे थे, एकता स्थापित कर रहे थे। भी जो निम्न वर्ग था वो उच्च वर्ग का विद्रोह कर रहा था, और विद्रोह करने के बाद वो कामयाब भी हो रहा था और वो सफल भी हो रहा था, उसे जीवन की सभी सुविधाएं मिल भी रही थी। तो यहाँ भी यही सुविधा थी, क्योंकि हमारे देश में भी ये समस्या थी कि सामंतवाद हावी था, उच्च वर्ग जो था वो निम्न वर्ग पर हावी था, उसको दबा रहा था। तो इसलिए ये प्रगतिवाद जो था वो निम्न वर्ग के साथ था। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में वह कड़ी या वह काल, जिस काल के अंदर निम्न या सर्वहारा वर्ग को ऊपर लाने का प्रयास किया गया था, या मुख्य रूप से वही विषय रहा था, तो वो प्रगतिवाद रहा था। तब हम पुस्तकों में आते हैं, पुस्तकों की बात करते हैं। तो प्रगतिवाद जो है, जैसा हमने देखा था, इससे पहले हमने छायावाद पढ़ा था कि छायावाद कहाँ से आया था। तो हमने पढ़ा था कि छायावाद कहाँ से आया था। छायावाद आया था
सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? श्री शारदा पत्रिका में किया था। किस में किया था? हिंदी में छायावाद लेख में किया था। ये हमने पढ़ा। तो उसी की तरह प्रगतिवाद की बात आती है तो प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसकी भी एक कहानी बनती है। कहानी क्या बनती है उस कहानी को मैं क्रम से बताऊंगा। वैसे अपने टेस्ट करने जा रहे हैं, छोटी सी भूमिका, 2-4 मिनट और लगेंगे, आप देख लीजिए एक बार। 1935 ईस्वी, 1935 ईस्वी, क्या सन था? 1935 ईस्वी। किसका? हेनरी बारबुज, हेनरी बारबुज के नेतृत्व में, 1935 में हेनरी बारबुज के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स ऑफ एसोसिएशन की स्थापना हुई। किसकी? प्रोग्रेसिव राइटर्स ऑफ एसोसिएशन की स्थापना हुई। किसके? हेनरी बारबुज के नेतृत्व में। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं क्योंकि इनका नेतृत्व था। लेकिन प्रोग्रेसिव राइटर्स ऑफ एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? E.M. फॉरेस्टर। कौन थे? E.M. फॉरेस्टर थे। इसके बारे में हम सभी जानते हैं। प्रगतिशील लेखक संगठन, प्रगतिशील लेखक संगठन, क्या नाम आया? या प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। ठीक है। इसी के आधार पर 1935 में कहां हुई थी इसकी? पेरिस में। 1935 में कहा? पेरिस में। किसके नेतृत्व में? हेनरी बारबुज के नेतृत्व में। ठीक है। प्रोग्रेसिव राइटर्स ऑफ एसोसिएशन की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष E.M. फॉरेस्टर थे। अब इसी के देखा देखी क्या हुआ? 1935 ईस्वी में कहा? वही पेरिस में ही। किसमें? किसने? मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर, मुल्क राज आनंद व सज्जाद जाहिर ने 1935 में ही, कब? 1935 में ही मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर में, कहा? पेरिस में। कहा? पेरिस में। किस संगठन की स्थापना की? प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ की वहां स्थापना की। कहां? पेरिस में। किसने? मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर ने प्रगतिशील लेखक संघ की वहां स्थापना की 1935। तो जो प्रगतिवाद शब्द है, अभी देखिए आप, अभी तक प्रगतिवाद शब्द नहीं आया, पहले आया प्रगतिशील, फिर प्रगतिशील आया। इसी का बताएंगे कि प्रगतिवाद शब्द कहां से आया, उसके बाद हमने टेस्ट करने चलेंगे। ठीक है। अब देखते हैं। इसके बाद आता है 1936 में। 36 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ। कहां हुआ? लखनऊ में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद जी। कौन थे जिसके अध्यक्ष? प्रेमचंद जिसके अध्यक्ष थे। कब हुआ था? 1936 में। कहा? लखनऊ में। प्रगतिशील लेखक संघ का एक अधिवेशन हुआ लखनऊ में 1936 में, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। इन्होंने जो अपना अध्यक्षीय भाषण दिया था, ऐसा कहा जाता है कि वो कुछ विचार निबंध संग्रह में संकलित है, लेकिन इन्होंने जो अपना भाषण दिया था उसमें प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। उस भाषण में प्रगतिवाद शब्द का जो प्रयोग है वो नहीं हुआ था। अब आता है 1938 में। इसके बाद इसका जो दूसरा अधिवेशन था वो हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष थे रविंद्रनाथ टैगोर। जिसके अध्यक्ष कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें भी उस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। इसके बाद आता 1937 में भारत में प्रगतिशील
साहित्य की आवश्यकता। ये नाम में नाम मात्र का अंतर हो सकता है, अगर होगा भी तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप अगर वहां देखोगे कई बार क्या होता है, थोड़ा सा कोई साहित्य या इसी में कहीं कोई गड़बड़ आ जाती है, होने के चांस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। शिवदान सिंह चौहान, किसका? शिवदान सिंह चौहान का एक लेख आया था। कब? 1937 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान का एक लेख आया था, प्रगतिशील क्या नाम था? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। तो उसमें भी प्रगतिवाद शब्द का उन्होंने कहीं प्रयोग नहीं किया था, उसमें भी उन्होंने प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था। हालांकि इस पर जो था प्रगतिशील साहित्य के बारे में या मार्क्सवाद के बारे में शिवदान सिंह चौहान ने विस्तार से चर्चा की है, लेकिन प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग इन्होंने कहीं नहीं किया। 1938 में सुमित्रानंदन पंत के रूपाब का प्रकाशन हुआ, जो प्रगतिवाद का मुख्य पत्र कहा जाता है। 1938 में सुमित्रानंदन पंत के रूपाब, सुमित्रानंदन पंत के पत्र रूपाब, मैं बता रहा हूं, लिख इतना नहीं रहा हूं। 1938 में सुमित्रानंदन पंत के जो पत्र था रूपाब, जिसे प्रगतिवादी पत्र माना जाता है, उसमें भी प्रगतिवाद का कहीं मतलब उल्लेख नहीं था। उसके बाद 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन में नंददुलारे वाजपेयी ने एक भाषण दिया था। किसने? नंददुलारे वाजपेयी जी ने एक भाषण दिया था, उसमें भी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं था। अब देख लीजिए कहां से लेकर 1935 में हेनरी बारबूज के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स ऑफ एसोसिएशन, ईएम फोस्टर जिसके अध्यक्ष थे, पेरिस में हुई थी, इसमें भी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। 1935 में मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, इसमें भी नहीं हुआ था। उसके बाद आता है 1936 में लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ था, प्रगतिशील लेखक संघ का। कहां हुआ था ये? लखनऊ में, भारत में पहला अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी, और प्रेमचंद जी का जो अध्यक्षीय भाषण था उसमें प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। 1938 में कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नहीं किया। 1937 में भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, शिवदान सिंह चौहान, इन्होंने भी नहीं किया। 1938 में पंत का सुमित्रानंदन पंत रूपाब आया था, उसमें भी नहीं हुआ। 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में नंददुलारे वाजपेयी जी ने मार्क्सवाद पर विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने इस पत्र का प्रयोग नहीं किया। अब कब हुआ? अब देखते हैं। 1942 ईस्वी में किसने? 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने इसका प्रयोग किया था। मुक्तिबोध ने इस शब्द का प्रयोग किया था। किसमें? प्रगतिवाद, एक लेख था इनका, प्रगतिवाद एक दृष्टि, प्रगतिवाद एक दृष्टि, जो किस में प्रकाशित हुआ था? आगामी कल में, आगामी कल पत्र में प्रकाशित हुआ था। एक लेख था मुक्तिबोध का। 1942 ईस्वी में पहली बार प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। और हम जिस साहित्य को मानते हैं, कहां से लेकर? 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक के काल को, जिसे हम प्रगतिवाद की संज्ञा देते हैं, उस प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1942 ईस्वी में हुआ था। तो जो ये वाद थे, वास्तव में वो वाद ही थे। जिन लोगों को उस वाद से जोड़ा गया था, वो सभी ये कहते थे कि हम इस वाद के नहीं है। जैसे प्रयोगवाद था, तो प्रयोगवाद वाले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग अपने लिए करते नहीं थे, वो वाद शब्द से दूर रहते थे। आगे स्वयं लिखते हैं, तो वाद वाले प्रयोगवाद हुआ या प्रगतिवाद हुआ, ये दोनों ही इस प्रकार के थे, जिनकी या छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तीनों में यह समस्या रही थी। ठीक है, 1942 ईस्वी में। उसके बाद इस शब्द का प्रयोग 1943 में, 1943 में किसने किया था? किसमें? तार सप्तक में, तार सप्तक में
किसने किया था? प्रभाकर माचवे ने। बस ये इस शब्द का प्रयोग हुआ, किस शब्द का? प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग ये यहां हुआ था, किसमें? तार सप्तक में प्रभाकर माचवे ने। और मुख्य रूप से ये रहेगा, प्रगतिवाद एक दृष्टि और आगामी कल। प्रगतिवाद एक दृष्टि और आगामी कल, इसके अंदर इसका प्रकाश जो है प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग हुआ था। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि आपको बताया है कि प्रगतिवाद जो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक का काल था, वो प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता था। इसके जो प्रमुख राइटर्स थे वो कौन कौन थे? एक नंबर पर आता है नागार्जुन, एक नंबर पर है नागार्जुन। दो नंबर पर है हमारे पास केदारनाथ अग्रवाल। वैसे प्रगतिवाद जो थे उनके अंदर सुमित्रानंदन पंत आ जाता है, उनके युगांत से ही इसका प्रारंभ होता है, युगांत युगवाणी ग्राम्य से, ठीक है ना। निराला की भी प्रगतिवादी रचनाएं थी, लेकिन प्रमुख रूप से ये आते हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह, सुमन, उसके बाद आते हैं त्रिलोचन, जिनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। 5 नंबर पर आते हैं रंगे राघव। ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि थे। प्रगतिवाद के नागार्जुन का जन्म 1911 से लेकर 1998 ईस्वी माना जाता है काल। केदारनाथ अग्रवाल का 1911 से लेकर 2000 ईस्वी। शिव मंगल सिंह सुमन का 1916 से लेकर 2002 ईस्वी। और त्रिलोचन का 1917 से लेकर 2007 ईस्वी। रंगे राघव का 1923 से लेकर 1962 या 63 ईस्वी लगभग, ठीक है। इतने वर्ष, 39 वर्ष के थे शायद ये, ठीक है। 1911 से लेकर 1998, 1911 से 2000, 1916 से 2000, ये इनका जन्मकाल था। अब इनमें क्या है कि जो नागार्जुन है, इनको इनकी मैथिली भाषा में रचित पत्रहीन नगन गाच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पत्रहीन नगन गाच के लिए। उसके बाद आता है केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना थी अपूर्वा। प्रमुख बता देता हूं, अपूर्वा जिसकी रचना 1984 में हुई थी, जिसे 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद आते हैं शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी रचना थी मिट्टी की बारात, जिसे 1974 ईस्वी में किससे? साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद आता है त्रिलोचन की रचना थी ताप के ताए हुए दिन, जिसे 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो ये प्रमुख रूप से प्रगतिवाद की थोड़ी से बताया। बाकी अपने जब प्रश्न चलेंगे तो प्रश्नों में उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे आपको, ठीक है। प्रश्न संख्या 1, शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा रहे आपका जो टेस्ट है। पढ़ देता हूं मैं, पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं, ठीक है। प्रगतिवाद के 3 कवि जैसे ढाक के 3 पात। प्रगतिवाद के 3 कवि जैसे ढाक के 3 पात, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन को तो कृपांक देकर उस श्रेणी में डाला गया है। असली प्रगतिवादी तो 2 ही है, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? उपयुक्त कथन जो है वो किस साहित्यकार का है? आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द, तो किसका है? बच्चन सिंह का। उपयुक्त कथन किसका है?
बच्चन सिंह का है। ठीक है ना। तो उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 2। 1960 में सुमित्रानंदन पंत पर एक लेख लिखते हुए किसी एक व्यक्ति ने, कोई एक लेखक था, उसने क्या किया था, 1960 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत पर एक लेख लिखते हुए अपने को प्रयोगवादी कहा। सुमित्रानंदन पंत पर एक लेख लिखते हुए उस लेखक ने अपने आप को प्रयोगवादी कहा। यद्यपि उनसे बढ़कर प्रगतिवादी कवि कौन हो सकता है? बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के लिए आया है? बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन जो है वो किस कवि के लिए आया है? ए के लिए, ब के लिए, स के लिए या फिर द के लिए? किसके लिए आया है? स के लिए, मुक्तिबोध के लिए। मुक्तिबोध के लिए वो लिखते हैं। मुक्तिबोध ने किस पर लिखा था? 1960 ईस्वी में। किस पर लिखा था? सुमित्रानंदन पंत पर एक लेख लिखा था और उसमें वो स्वयं को क्या कहते हैं? प्रयोगवादी कहते हैं। लेकिन बच्चन सिंह जी ये कहते हैं, बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं कि उनसे बढ़कर प्रगतिवादी कोई नहीं था। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पार्ट फर्स्ट रहता है उसके अंदर रचनाओं के बारे में कम बताया जाता है, उसमें उसकी भूमिका बताई जाती है और उसकी परिभाषा के माध्यम से उस काल को समझने का प्रयास किया जाता है, जो जिस काल का जो फर्स्ट टेस्ट रहता है। जैसे ये प्रगतिवाद का फर्स्ट टेस्ट है तो इसमें थोड़ी सी परिभाषाएं ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि इस काल में परिभाषाओं के माध्यम से इस काल को समझाने का प्रयास किया जाएगा। जो दूसरा रहेगा उसमें रचनाओं पर अधिक प्रभाव रहेगा, उसमें ज़्यादा रचनाएं बताई जाएगी। व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, निविड़ तिमिर में देव तुम्ही जाज्वल्यमान। व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, निविड़ तिमिर में देव तुम्ही जाज्वल्यमान। महात्मा गांधी के लिए उपयुक्त पंक्तियां किस प्रगतिवादी कवि ने कही थी? महात्मा गांधी के लिए उपयुक्त पंक्तियां किस कवि ने कही है? ए ने, ब ने, स ने या फिर द ने? किसने कही है? बहुत ही आसान है। और कहाँ से ली गई है? ये बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है। प्रगतिवाद अगर हम पढ़ते हैं तो प्रगतिवाद हमें अच्छा, क्योंकि शुक्ल है वो तो छायावाद तक रुक जाते हैं, उसके बाद उनकी कहानी नहीं चलती। ठीक है। तो अगर हम प्रगतिवाद पढ़ते हैं तो उसके लिए बच्चन सिंह जो थे वो खुद प्रगतिवादी थे, तो बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ना पड़ता है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए ये मैंने उसके लिए ज़्यादातर बच्चन सिंह का इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो ए, ब, स या फिर द, तो कौन थे? नागार्जुन। आप डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास में ये सारी पंक्तियां देख सकते हैं, नागार्जुन। ठीक है। किसने किया था ये पंक्तियां? किसकी है? नागार्जुन की। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ये लीजिए, ये क्या है कि ये इसलिए लिखा गया है कि आप इस कहानी से पूरे प्रगतिवाद को समझ सकें। ये एक प्रश्न है, और प्रश्न इसलिए बनाया गया है कि आप प्रगतिवाद को समझ सकें। मैं एक बार बोलूंगा, आप ध्यान से सुन लेना, बड़ा प्रश्न है, घबराना नहीं है। प्रगतिवाद लेखक संघ में प्रगतिवाद कब घुस आया? प्रगतिवाद लेखक संघ में, ठीक है, प्रगतिवाद, ये प्रगतिशील है। क्या रहेगा? प्रगतिशील। प्रगतिशील लेखक संघ में प्रगतिवाद कब घुस आया? निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण 1936 में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं है। शिवदान सिंह चौहान के विशाल भारत, किसमें? शिवदान सिंह चौहान के विशाल भारत में प्रकाशित एक लेख, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, जो कब आया था? 1937 में। मार्क्सवादी सिद्धांतों की चर्चा है पर प्रगतिवाद की नहीं, यहां भी प्रगतिवाद की नहीं है। प्रगतिशील लेखक संघ के किसी भी घोषणा पत्र में, कोई भी घोषणा पत्र था उसमें भी इसका उल्लेख नहीं था प्रगतिवाद का। सन 1938 में सुमित्रानंदन पंत के संपादकत्व में रूपाभ का प्रकाशन हुआ। यह मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का पत्र था, किंतु इसमें भी प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। सन 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के पुनः अधिवेशन में, हिंदी साहित्य सम्मेलन के 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के पुनः अधिवेशन में नंदुलारे वाजपेयी ने इसी विषय पर भाषण दिया। उस भाषण में भी यह शब्द अनुपस्थित
था। किस विषय पर? प्रगतिशील विषय पर ही भाषण दिया, मार्क्सवाद पर। 1942 में मुक्तिबोध का एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि किसमें? आगामी कल में प्रकाशित हुआ। प्रगतिवाद के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? प्रगतिवाद के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है, अर्थात ये किसके इतिहास से लिया गया है, वो देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो 2 या 3 बार इसको पढ़ सकते हैं, बहुत पूरा सार इसमें आ जाएगा प्रगतिवाद का। ए, बै, से या फिर दे, ए, बै, से या फिर दे, तो उपयुक्त कथन किसका है? जैसा कि बच्चन सिंह का, किसका है? बच्चन सिंह का। ये सारी बातें किसने लिखी है? बच्चन सिंह लिखी है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। बच्चन सिंह ने ये 2 इतिहास लिखे थे, एक तो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये 2 किताबें इन्होंने लिखी थी। अब आगे चलते हैं। बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुख हरण मास्टर गढ़ता आदम के सांचे। दुख हरण मास्टर गढ़ता आदम के सांचे। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ए की, बै की, से की या फिर दे की? किस कवि की है उपयुक्त पंक्तियां? तो किस कवि की उपयुक्त पंक्तियां? ये सारी पंक्तियां हैं नागार्जुन की। नागार्जुन जी क्या लिखते हैं? बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुख हरण मास्टर गढ़ता आदम के सांचे। सारे संग्रहों को कोई चाहे तो एक ही नाम दे सकता है। सारे संग्रहों को, सभी संग्रहों को कोई चाहे तो एक ही नाम दे सकता है, अर्गान। ठीक है, त्रिलोचन का अर्गान, जायसी, मतलब त्रिलोचन के जितने भी काव्य संग्रह कोई चाहे तो उनको एक ही नाम दिया जा सकता है, अर्गान। अब ये क्या कहते हैं कि त्रिलोचन का अर्गान जायसी और निराला के अर्गान से भिन्न है। जायसी और निराला के अर्गान से भिन्न है। यह ठेठ गवई का अर्गान है। इस दृष्टि से वे जायसी के अधिक निकट है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो त्रिलोचन है वो जायसी के अधिक निकट है। अर्गान क्या है? अर्गान होता है खुशबू या महक होती है। ठीक है, त्रिलोचन के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ए का, बै का, से का या फिर? प्रश्न बड़े होने की वजह से स्क्रीन पर आ नहीं रहे हैं। ए का, बै, से या फिर दे, किसका है उपयुक्त कथन? किसका है? तो कथन रहेगा दे का, बच्चन सिंह का। किसका कथन है यह? बच्चन सिंह का यह कथन है। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक, हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ए को, बै को, से को या फिर दे को? तो किसको माना जाता है? से को माना जाता है। किसको? शिवदान सिंह चौहान को हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक। शिवदान सिंह चौहान ने लिखा था कि कला कला के लिए नहीं, कला संसार को बदलने के लिए है। वैसे प्रगतिवादियों का नारा भी यही था कि कला कला के लिए नहीं, कला संसार को बदलने के लिए है। और यह नारा किसने दिया था? शिवदान सिंह चौहान ने दिया था। क्या दिया था? कि कला कला के लिए नहीं, कला संसार को बदलने के लिए है। कमायनी एक पुनर्विचार, कमायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार है। ए, बै, से या फिर दे? कमायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार है। कौन है? ए, बै, से या फिर दे? तो कौन है?
द मुक्तिबोध। कमायनी एक पुनर्विचार रचना के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। कमायनी के अध्ययन की समस्याएं किसकी रचना थी? नगेंद्र की। कमायनी के अध्ययन की समस्याएं। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, यहां भी देखिए क्या नाम आया है, देख सकते हैं आप, प्रगतिशील। तो प्रगतिशील शब्द का ही अधिक प्रयोग हुआ था। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड के रचयिता है, इस रचना का रचयिता है ए, ब, स या फिर द। तो कौन है? ए, रांगेय राघव। रांगेय राघव। प्रश्न संख्या 10, कमायनी पर एक नई किताब के रचनाकार हैं। कमायनी पर एक नई किताब के रचनाकार हैं, बताइए कौन है? कमायनी पर एक नई किताब के रचनाकार ए है, ब है, स है या फिर द है? ए है, ब है, स है या फिर द है? कौन है? तो कौन है? ब, रमेश कुंतल मेघ। कमायनी पर एक नई किताब, क्या है? कमायनी पर एक नई किताब किसने लिखी? कमायनी पर एक नई किताब रमेश कुंतल मेघ ने। किसने? रमेश कुंतल मेघ ने कमायनी पर एक नई किताब लिखी। किसने? रमेश कुंतल मेघ ने। प्रश्न संख्या 11, कमायनी और प्रसाद की कविता गंगा। कमायनी और प्रसाद की कविता गंगा के रचनाकार है। कमायनी और प्रसाद की कविता गंगा के रचनाकार है, कौन है? ए है, ब है, स या द? तो कौन है? शिव कुमार मिश्र। द है, शिव कुमार मिश्र। कमायनी और प्रसाद की कविता गंगा, कमायनी और प्रसाद की कविता गंगा नई रचनाएं हैं, ध्यान रख लेना। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक लेख किनका है? ए का, ब का, स का या फिर द का? तो कोई समस्या नहीं है, इस बारे में पहले बताया चुका है, शिवदान सिंह चौहान का। शिवदान सिंह चौहान का है। कब आया था? 1937 ईस्वी में। कब आया था? 1937 ईस्वी में। प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस में प्रकाशित हुआ था? यह विशाल भारत में। छायावाद के अंत का घोषणा पत्र माना जाता है। छायावाद के अंत का घोषणा पत्र जो है वो किस रचना को माना जाता है? ए, ब, स या फिर द? किसको माना जाता है? ए को, युगांत को। ठीक है ना? कब हुई थी इसकी रचना? इसकी रचना हुई थी युगांत। ये थी पंत की प्रगतिवादी रचनाएं। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये रचनाएं थी। युगांत 36वें, 38वें और 40वें ग्राम्य, ये रचनाएं थी 36, 38 और 40। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। तो 36 से प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है और यही प्रगतिवादी पहली रचना थी किसकी? सुमित्रानंद पंत की थी। तो इसे क्या माना जाता है? छायावाद के अंत का घोषणा पत्र माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, छायावाद के अंत का घोषणा पत्र। प्रगतिवाद के शलाका पुरुष माने जाते हैं, ध्यान रखना है अपने को। प्रगतिवाद के शलाका पुरुष बहुत ही महत्वपूर्ण है, शलाका पुरुष माने जाते हैं ए, ब, स या फिर द? प्रगतिवाद के शलाका पुरुष माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? नागार्जुन माने जाते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इसके शलाका पुरुष के अलावा इनके और भी नाम थे, उन नामों के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। वो नाम क्या थे कि इनके बचपन का नाम तो क्या था? डक्कन था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? डक्कन था। और मूल नाम इनका था वैद्यनाथ मिश्र। इनके नाम गिन लेना, नाम गिनवा देता हूं। एक डक्कन, दूसरा मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। और 1936 में इन्होंने कौन सा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो इनका नाम पड़ गया था नागार्जुन। 1936 में इन्होंने
बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कब किया था? 1936 में। और 1930 में किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। 4 नंबर पर आते हैं हमारे पास, इनके जो साथी साहित्यकार थे वो इन्हें बाबा कहकर बुलाते थे। जो साथी साहित्यकार थे वो बाबा कहकर बुलाते थे। 5 नंबर पर है, मैथिली भाषा में ये यात्री नाम से लिखते थे। मैथिली भाषा में ये यात्री नाम से लिखते थे। 6 नंबर पर इन्हें आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है। 7 नंबर पर हमारे पास शलाका पुरुष आ गए। तो नागार्जुन जो ऐसे थे कि जिन्हें इतने नामों से जाना जाता था। कोई एक आधा नाम और भी हो सकता है जो मुझसे छूटा भी जा सकता है, ठीक है। बालेंदु उपनाम से ब्रज भाषा में रचना करने वाले थे। बालेंदु उपनाम से कौन करते थे? ए, बे या फिर से या दू। बालेंदु उपनाम से रचना करते थे। बालेंदु कौन करते थे? केदारनाथ अग्रवाल। बालेंदु उपनाम से रचनाएं कौन करते थे? याद रख लेना, बालेंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालेंदु, केदारनाथ अग्रवाल जो है वो बालेंदु नाम से रचनाएं किया करते थे। फिर आता है हमारे पास 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मिट्टी की बारात काव्य संग्रह के रचयिता है। हालांकि पहले बता चुका हूं मैं इसके बारे में। मिट्टी की बारात काव्य संग्रह के रचयिता है। मिट्टी की बारात काव्य संग्रह के रचयिता है। कौन है? ए, बैस है या फिर द। मिट्टी की बारात किसका था? शिवमंगल सिंह सुमन का। किसका था? शिवमंगल सिंह सुमन का मिट्टी की बारात, जिसे 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। प्रश्न संख्या देखते हैं 17। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमारे पास है 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह के रचयिता है। ए, बैस है या द। थोड़ा सा समय कम ले रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो। विद्यार्थियों को ज़्यादातर ये शिकायत रहती है कि सर थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है, डाटा सारा चला जाता है, डाटा इतना ही मिलता है, तो फिर सोचते हैं, अपने कोशिश करते हैं कि छोटी बनाई जाए। 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 1981 में ताप के ताए हुए दिन। ए, बैस है या फिर द। तो कौन है? स। त्रिलोचन। त्रिलोचन की रचना थी ताप के ताए हुए दिन, जिसे 1981 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। त्रिलोचन का नाम था वासुदेव सिंह। क्या नाम था? वासुदेव सिंह। केदारनाथ अग्रवाल किस नाम से लिखते थे? बालेंदु नाम से। किस नाम से? बालेंदु नाम से। नागार्जुन के नामों की कोई सीमा नहीं है। रंगे राघव का नाम आगे आएगा। जीने की कला काव्य संग्रह के रचयिता है। जीने की कला, ए, बै, से या फिर द। जीने की कला काव्य संग्रह के रचयिता है। जीने की कला काव्य संग्रह के रचयिता है। कौन है? त्रिलोचन। जीने की कला काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? त्रिलोचन है। किस कवि के बारे में कहा जाता है? किस कवि के बारे में कहा जाता है कि जितनी देर में कोई पुस्तक पढ़ेगा उतने में वो एक नई पुस्तक लिख लेंगे? किस कवि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितने में कोई एक पुस्तक पढ़ेगा उतने में वो एक पुस्तक लिख लेंगे? छोटी उम्र के अनूठे कथाकार, जिन्हें क्या कहा जाता है? छोटी उम्र के अनूठे कथाकार। कौन थे? ए, बै, से या फिर द। तो कौन थे? ए, रंगे राघव। छोटी उम्र 1923 से लेकर 1962, लगभग 39 वर्ष। सिर्फ 39 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी थी, बहुत अधिक रचनाएं, जिसका कोई अंत ही नहीं है। अकाल और उसके बाद प्रसिद्ध कविता के रचयिता है। अकाल और उसके बाद प्रसिद्ध कविता के रचयिता है। कौन है? ए, बै, से या फिर द। तो कौन है? बै। नागार्जुन। कौन है?
अकाल और उसके बाद प्रसिद्ध कविता के रचयिता है नागार्जुन। चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 21। कविता न मैंने पाई है न ही मैंने चुराई है। कविता न मैंने पाई है न ही मैंने चुराई है, इसे मैंने जीवन जोत कर किसान की तरह बोया और काटा है। किसान की तरह बोया और काटा है, यह मेरी अपनी है, यह मुझे प्राणों से अधिक प्यारी है। मैंने कविता को सरिता के रूप में जन जन तक पहुंचाया है। मैंने कविता को सरिता के रूप में जनता तक पहुंचाया है। उपयुक्त कथन किसका है? बहुत ही शानदार कथन है। क्या कह रहे हैं? एक बार और बोलना चाहूंगा। क्या? कि कविता न मैंने पाई है न ही चुराई है, इसे मैंने जीवन जोत कर किसान की तरह बोया और काटा है, यह मेरी अपनी है और मुझे प्राण से अधिक प्यारी है। मैंने कविता को सरिता के रूप में जनता तक पहुंचाया है। किसकी है ये पंक्तियां? ए की, बै की, सै की या फिर दै की? किसकी है ये पंक्तियां? तो ये पंक्तियां हैं सै की, केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं यह सब कि कविता न मैंने पाई है न ही इसे मैंने चुराया है, मैंने इसे एक किसान की तरह जीवन जोत कर बोया और काटा है। नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की रचना है। कौन सी रचना है? ए, बै, सै या फिर दै? तो कौन सी रचना है नागार्जुन की? भस्मांकुर। ए जो रचना है वो नागार्जुन की है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 23। यशोधरा जीत गई किस विधा की रचना है? यशोधरा जीत गई किस विधा की रचना है? ए, बै, सै या फिर दै? यशोधरा जीत गई किस विधा की रचना है? तो किस विधा की है? उपन्यास। किसकी है ये रचना? यह रांगेय राघव का उपन्यास है। रांगेय राघव का उपन्यास है। नागार्जुन का काव्य संग्रह है। नागार्जुन का काव्य संग्रह है, सॉरी नहीं है, इसका ध्यान रखना है हमेशा, नहीं पे लाइन लगानी है आपको। नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है। ए, बै, सै या फिर दै? तो कौन सा नहीं है? दै नहीं है। लोक और आलोक, लोक और आलोक जो है वो नागार्जुन का नहीं है। किसका है ये लोक और आलोक? युग की गंगा नींद के बादल और लोक और आलोक। युग की गंगा नींद के बादल, लोक और आलोक। तो ये किसका है लोक और आलोक? ये है केदारनाथ अग्रवाल का। किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का। कब हुई थी उसकी रचना? इसकी रचना हुई थी 1957 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है लोक और आलोक। प्रश्न संख्या 25। चली जा रही है बड़ी लाल सेना और मास्को अब भी दूर है, प्रसिद्ध कविता किनकी है? चली जा रही है बड़ी लाल सेना, चली जा रही है बड़ी लाल सेना और मास्को अब भी दूर है, प्रसिद्ध कविता किनकी है? ए की, बै की, सै की या फिर दै की? तो किनकी है ये प्रसिद्ध कविता? यह है बै की, शिव मंगल सिंह सुमन की। किसकी है ये कविता? शिव मंगल सिंह सुमन की। तो ये हमारा थोड़ा सा गला खराब था और थोड़ा आप लोगों का रिक्वेस्ट था, तो ये हमारा टेस्ट रहा। कोशिश मैंने की है कि जल्दी से जल्दी किया जाए, ज़्यादा समय ना लिया जाए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी तरह से टेस्ट लेते रहेंगे आपके, और जब परीक्षाएं नज़दीक आएंगी तो बिल्कुल भी समय गवाए बिना बड़े बड़े टेस्ट लेने का प्रयास किया जाएगा कि 30 मिनट के अंदर कम से कम या 40 मिनट के अंदर कम से कम 50 प्रश्न हो स्पीडली कम से कम, और उन प्रश्नों के फटाफट उत्तर दिए जाएंगे और आप उसको चेक कर सकते हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा आगे बढ़ते रहो, सफलताएं प्राप्त करो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। दिल से
जय हिंद, जय भारत।